मैं हुर हूँ अभी लश्कर यजीद में हूँ, शायद मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुँचा। मुमकिन है स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन, कराची से तशरीफ़ लाए महमूद साहब, और जब वो जवानी और अधेड़ उम्र बात कर रहे थे, बुढ़ापे और जवानी की, कि जवान तो वीज़ों की कतार में गए और बूढ़े इश्क करने लगे, तो मैंने कहा शायद को हमारी उधेड़ उम्री का भी जिक्र आएगा, लेकिन वो भूल गए। बाहर के रिटन फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अमल कर लें। अगर जमहूरियत रहनी है तो आइन पर अमलदारी के साथ रहनी है। यहाँ पर ये बहस ख़त्म कर देते हैं इससे आगे कि वो डिलीवरेंस क्या होगी, वो जो उस जमहूर के सम्राट हैं, चाहे वो मेरी म्यूनसिपल सर्विसेज जैसे बेसिक्स हैं, वो कैसे जाएंगे। मेरी सोच उससे आगे इन महाफिल में नहीं जाती। उस तकलीफ़ का जिक्र उन देहात में है जहाँ पर 75 साल से जहाँ पर ओपन हीप लगी थी, आज भी लगी है, उसको छेड़ने वाला कोई नहीं। और मैं एक महफिल में, एक मजलिस में था गवर्नमेंट की किसी मीटिंग में, तो मैंने वहाँ पर एक आर्गूमेंट सुना जो मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा कि जो लोग म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं देते वो म्यूनसिपल सर्विसेज नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ये 74% लोगों को आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इससे एक बेसिक सर्विस से एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। टैक्स किसने लगाना है? जो बेसिक टैक्स है वो कौन लगाएगा? और अगर जमहूर के वो सम्राट जिसमें गुड लाइफ है, जमहूरियत किस लिए है? जमहूरियत इज़ एक्चुअली फॉर मेरी लाइफ एक वेजिटेटिव लाइफ नहीं है, बट दैट इज़ ऑल पीरियड। डेमोक्रेसी इसी बुनियाद पर इस्तवार हुई है। अगर मेरा एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, माय राइट टू स्पीक है, या मेरी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी इंसान को सल्ब करती हो अपने इजहार राय से, ये एक अपनी जगह दुरुस्त और जायज़ मुतालबा है और दलील है और रहनी चाहिए। इससे कौन पीछे हट सकता है? ये जायज़ है, रहनी चाहिए। अगर अली ये नहीं करेंगे, अगर अली मज़लूम की बात नहीं करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के साथ, पुलिस की ज़्यादती पर इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े होंगे, कहीं स्टेट की एट्रॉसिटी है, कहीं मिसिंग पर्सनस हैं, कहीं पर कोई ऑपरेशन है, कहीं पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कला कमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप कलमकार हैं, आपके हाथ में कलम है, आपने ये करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस हजूम में गुम हो जाएंगे, कहीं पीछे दब के रह जाएंगे। मेरा बुनियादी सा सिर्फ एक जो बात मैं आपके सामने इसरार करना, फॉर एग्जांपल काजिम बैठा है, मेरा दोस्त है, तो ये इतनी शिद्दत के साथ ये किसी ए पॉलिटिकल पार्टी का एक तर्जमान बन गया। मैंने कहा तू सहाफ़त के साथ और अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये जो 3 अल्फाज तो लिख रहे हैं, इनका क्या ताल्लुक़ बनता है कि ये लॉबसाइडेड हों? इनका क्या ताल्लुक़ बनता है कि तेरा अखबार छपने से पहले मुझे इस बात का पता है कि कल की तेरी सुर्खी क्या होगी और वो 3 अल्फाज क्या होंगे? अगर तो ये सिर्फ इस बात की दलील है कि मेरी वाबस्तगी किसके साथ है या मैं किस तरफ खड़ा नज़र आ रहा हूँ, तो ये तो आपका हक है, आप कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि बतौर सहाफ़ी क्या मैं राय नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन मेकर्स भी हैं। मैं जब अपनी राय कायम करता हूँ तो मैं आपको पढ़ के करता हूँ। मुझे मेरी रहनुमाई होती है आपके कलम से, मुझे हक़ाइक़ मिलते हैं आपके कलम से। मैं बाज़ औक़ात किसी बड़ी गलत चीज़ में फंसा होता हूँ, मेरा अपना एक उसके बारे में ज़ाविया होता है, लेकिन जब मेरे सामने आप में से किसी बड़े मुस्तनद लिखने वाले की कोई तहरीर आती है तो मैं अपनी उस सोच को फौरी तौर पे तब्दील करने का भी सलाहियत रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं गलत था और यहाँ पर मेरी रहनुमाई कर दी, तो ठीक है, आप अपनी राय ज़रूर रखें, लेकिन फिर ये हक छोड़ दें। फिर ये हक आपका कि आप पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से शायद मैं प्रॉबेबली ये समझने में हक बजानिब हूँ और मैं अपनी बात को समेटूंगा। एक बात मैं आपके सामने यूँ रखना चाहता हूँ कि देखिए, शायद मैं भी जब सोचता हूँ कि मैं हुर हूँ अभी लश्कर यजीद में हूँ,
شاید میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، ممکن ہے میری سوچ بھی ہو کہ میں کسی بھی ناانصافی کے خلاف اتنی ہی توانا آواز بن کے کھڑا ہو جاؤں اور اتنے ہی زور سے یہ کہوں، لیکن میں کہہ کس سے رہا ہوں؟ میں نے سوال یہ اٹھانا ہے کہ وہ جو کمزور آواز ہے جس پر میں نے ان کی کتاب پڑھی، وہ کتاب تھی مائنورٹیز کے بارے میں، اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، ان کے ایک ایسوسیٹ کا مجھے کال آیا کہ آپ اگر اسمبلی ہیں تو میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ضرور آئیں، آپ علی کے آفس سے آ رہے ہیں، فوراً آ جائیں۔ وہ آگے تو انہوں نے کہا یار میں ایک کتاب ہے اور اس سے پہلے ایک بل ہے، اب یہ وہ آواز ہے جو اٹھے تو جو فرق ڈالتی ہے، اس آواز کا میں جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اور وہ بل کیا تھا؟ کامن سٹیزن، میں اور آپ خدا نخواستہ اس تفرید کے شکنجے میں آ جائیں، باہر سڑک پہ نکل کر کسی دہشت گردی کا لقمہ بن جائیں، میرے اور آپ کے کسی عزیز کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے اور میں اور آپ عام شہری ہوں، تو علی کا موقف یہ تھا کہ if from the armed forces and if from the police services or paramilitary or from the government service somebody is hit by an act of terrorist تو اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ ملینز میں ہے، اور اگر کوئی عام شہری خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جائے تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ Now this is the voice which was needed to be raised and I raised that۔ اور وہ بل اسمبلی میں گیا اور اس میں عام شہری کے لیے بھی، یہ بھی میں آپ کی اس مجلس کے سامنے رکھ دوں کہ اس کو اٹھانے والا میں یا کوئی گورنمنٹ، that was initiated by Ali, I was just the one جس نے اس کو لکھا۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے جو یہ بات کہہ رہا ہوں I mean it، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے مؤثر انداز میں یہ بات کہہ پاؤں گا، لیکن شاید میں اس کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ابھی فرانسس فوکویاما کا ریسنٹلی ایک آئیڈینٹی کے نام سے، اب وہ کتاب کی صورت میں بھی چھپ گیا، آپ سب کی نظر سے گزر گیا ہوگا، اس میں ایروژن آف ڈگنیٹی ہے۔ تو میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ وہ ڈگنیٹی تو کبھی ایبڈو کے نام پہ ایروڈ ہوئی، کبھی پروڈا کے نام پہ ایروڈ ہوئی، بار ہوئی۔ انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کا باعث ایک بار نہیں 20 بار میں نے وہ ٹیبل کیے ہیں۔ دیر آر 33 لاز، 33 قوانین ہیں جن کی آخری شکل یہ نیب تھی۔ تو پھر آپ کے ملک کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نیب درست تھا، تو ذرا فیصلہ کریں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ نیب کے وہ قوانین جن کی شہادت میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے کبھی I will never indulge myself in a public lie، میں کوشش کروں گا کہ میں درست بات رکھوں آپ کے سامنے، میں آپ کو شہادت دے سکتا ہوں کہ میں نے نیب کو پولیٹیکل پارٹیز کو سرکموینٹ کرتے دیکھا، ان کو توڑ کر دوسری جماعت میں جوائن کراتے دیکھا، حکومتیں بناتے دیکھا، لوگوں کے گھروں کے رستے بند کرتے دیکھا۔ اسی نیب کو میں نے دیکھا کس طرح ان افسران کی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو حبس بے جا میں رکھا، میں نے دیکھا، یہ سب میں نے دیکھا۔ جو بھی ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب نو ایوری چیپٹر ہیز ہز اون اسٹوری، دیز اسٹوریز آر دیر، بٹ میرا سوال سپریم کورٹ سے ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے نیب کا قانون اس لیے بحال کیا کہ میں ایک بدماش ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں، میں حکومت کرتا ہوں تو میرے اوپر کرپشن لازم ہے اور میں کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوں، ٹھیک؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سسٹم میں موجود کرپشن کی ایروژن کا نقصان کسی نے کیا تو میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں کہ نیب قانون سے زیادہ کون کر سکتا تھا؟ جس نے پورے پروونشل لاز کو ختم کیا، جس نے اینٹی کرپشن کے پورے ماڈیولز کو ختم کیا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو سرکموینٹ کرنے کا باعث بنی، بٹ ناؤ مائی سپریم کورٹ سیز کہ دیٹ لا واز دا رائٹ لا، سو وی آر اوکے، بات ختم ہوگی، چلتے جائیں سر، اٹ ول نیور اینڈ۔ ہاں ریزالو کریں، سامنے لے کر آئیں، ایروژن آف ڈگنیٹی پہ پہلے بات روک لیں۔ ہاں علی کی کتاب اور فرانسس فوکویاما کے اس تھیسس کا ایک آپس میں مماثلت ہے،
ये डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो उमर रुबाब की डिग्निटी है तब लड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि ये किसी एक ख़ास सियासी जमात का, जैसे मेरा भाई काजिम कुछ ख़ास वक्त के लिए बन गया था, किसी एक ख़ास सियासी जमात का तर्जमान बिल्कुल नहीं है। ये जहाँ कहीं पर भी अगर मुझसे कोई ज़्यादती होती है तो आई कैन से दैट, ही कैन से दैट। ये मुझे कह देगा कि तू ज़्यादती कर रहे है। बशर है, हुकूमत है, कहीं किरदार में गलती हो सकती है, कहीं गुफ्तार में भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ही हैज़ द करेज टू से, वी हैव द करेज टू एडमिट इट। लेकिन मेरी दरख्वास्त अपने भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट CPN, मैं अलामा साहब आखिरी बात कह के इजाज़त दूँगा, आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप हियर। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट CPN से ये कह कर जाऊँगा कि आपसे हमारी भी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और वो ये है कि आप सहाफ़त के साथ मुंसलिक रहें, सियासत के साथ नहीं। आज बहुत ही अच्छी तकरीब इसको अटेंड करने का मौका मिला है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली अहमद ढिल्लू साहब का कि उनके कॉलम्स पर मुश्तमिल जो किताब है वो इस बेहतरीन तकरीब के इनेकाद का सबब बनी है। और आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और याद फरमाया, और अमीरुल अज़ीम साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा पाबंद किया, तो मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। और मुझे आज की इस पूरी तकरीब में जो गुफ्तगू हुई है उसका मेयार बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं और बोलने की तरगीब दे रहे हैं, और यही किसी माशरे की ज़िंदगी का एक सबूत होता है। अगर बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाए और कोई भी ना हो जो इस तरफ तवज्जो दिलाए तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। तो उम्मीद है ये कि इंशाअल्लाह लोग बोलेंगे और ज़ोर से बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि इंशाअल्लाह वो एक क़ुव्वत बनेंगे। मैं अपनी बहन के जिनके कॉलम से ही इस किताब का तकरीबन आगाज़ हुआ, उनकी बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ये जो हालात हैं यकीनन बहुत काबिल एहतराम हैं ज़मीर साहब भी, इम्तियाज़ आलम साहब भी, जिन्होंने बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान का क़याम का मकसद क्या था, और शायद हम बस किसी दूसरी चीज़ की तरफ चल पड़े और हम कोई मजहबियत की तरफ शायद चल पड़े, या हम किसी इस्लाम के लेक्चर और दर्स व तदरीस की तरफ चले गए जिसके नतीजे में हमारा ये हाल हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस दर्स व तदरीस का, और जिसको सही दर्स व तदरीस कहते हैं, दर्स सिर्फ वो नहीं होता कि जो एक आदमी बस अपने फ़ज़ाइल बयान कर देता है मज़हब के। इस्लाम रिचुअल्स का नाम नहीं है, इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, और उसके निज़ाम की जो जड़ है और बुनियाद है वो अदल पर है और वो मुशावरत पर है। अदल और मुशावरत और लोगों की राय के ज़रिए से